हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बियॉन्ड जीरो यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं CDLU बीएड सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में, इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, इसकी मार्क्स स्कीम के बारे में, इन सब चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये चीज देखते हैं कि हमारे प्रैक्टिकल्स कौन कौन सी चीजों के हुए हैं, उनके कितने मार्क्स हैं, हमारे पेपर्स कौन कौन सी चीजों के होंगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन से होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिन पे हमें ध्यान देना है, और हमारा पेपर है वो किस तरीके से आएगा, इन चीजों पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारे पेपर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला पेपर जो हमारा है वो है नॉलेज एंड करिकुलम। नॉलेज एंड करिकुलम, इसके अंदर बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, इसके अंदर बेसिकली हम नॉलेज, इसके टाइप्स क्या क्या हैं, इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, और इन चीजों के बारे में पढ़ते हैं। और दूसरी चीज है जो वो है करिकुलम। करिकुलम एक एजुकेशन सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और इसके बारे में हम, जो हमारा पूरा जो सिलेबस है उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है करिकुलम का, क्योंकि करिकुलम से ही सिलेबस डिजाइन होता है। उसके बाद सेकंड जो हमारा है वो है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। इंक्लूसिव स्कूल या इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है कि सबको एक ही दृष्टि से देखना। भाई कोई बच्चा एक क्लास के अंदर आ रहा है तो कोई भी टीचर है वो सभी बच्चों को एक ही नजर से देखेगा, कोई भी वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। इसी को हम बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन या इंक्लूसिव स्कूल, समावेशी शिक्षा। तीसरा हमारा जो है वो है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। इसमें हम देखते हैं कि जो लैंग्वेजेस हैं उनका करिकुलम में क्या रोल होता है। जैसे आपने देखा होगा कि अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग मीडियम्स के स्कूल होते हैं। जैसे CBSE बोर्ड है हमारा, वो इंग्लिश मीडियम में चलता है बेसिकली, और कुछ स्टेट्स जैसे राजस्थान, यूपी, बिहार, इनमें आपके जो मीडियम रहता है वो हिंदी का रहता है। बाकी जो साउथ इंडिया है वहां पे आपके जो वहां की लोकल लैंग्वेजेस है जैसे तमिल, तेलुगु, वहां पे पढ़ाई करवाई जाती है। एलिमेंट्री एजुकेशन बोले या फिर 10वीं तक की जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो वहीं पे वैसे ही होती है। इसके बाद जो चौथा हमारा सब्जेक्ट रहता है वो रहता है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स। इसमें हम ये देखते हैं कि जो डिसिप्लिन है एक स्कूल के अंदर, एक बच्चे के लिए डिसिप्लिन कितना जरूरी है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है उसकी लाइफ के अंदर। और दूसरी चीज हम देखते हैं सब्जेक्ट्स के बारे में कि कोई बच्चा यदि 8वीं क्लास में है तो उसको कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। ये सब करिकुलम जो हमारा डिजाइन किया जाता है पूरा, उसके अकॉर्डिंग फिर सब्जेक्ट्स डिसाइड होते हैं, और फिर जैसे क्लास वाइज सब्जेक्ट्स को डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम है, नेक्स्ट जो हमारा पेपर है वो है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। ये बेसिकली आपको वैसे नाम से क्लियर हो रहा होगा कि इन सब में हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है। थोड़ा मैं भी बता देता हूँ। जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, इसमें हम ये देखते हैं कि जो एक स्कूल है उसमें कोई भी जेंडर बायस, सोशल बायस कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप सभी बच्चों को एक ही तरीके से देखेंगे, एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, और सभी लर्नर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराएंगे, regardless their जेंडर एंड स्कूल एंड सोसाइटी। देन हम बात करते हैं, जैसे 5 पेपर तो हमारे एक कोर पेपर्स हो गए। इसके बाद हम ऑप्शनल पेपर्स होते हैं हमारे, इसमें से हमें 2 चूज करने होते हैं। तो बेसिकली जो यूनिवर्सिटीज के 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं वो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन और एनवायरमेंटल एजुकेशन, यही चूज किए जाते हैं। और इनमें से भी कई यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में इनमें से भी अदर सब्जेक्ट होते हैं, पर बेसिकली 2 ही सब्जेक्ट चूज किए जाते हैं। तो जैसे वर्क एजुकेशन है, वर्क एजुकेशन के अंदर हम किसकी पढ़ाई करते हैं, इसमें हम ये देखते हैं कि वोकेशनल स्किल्स जो होती है बच्चे की वो कैसे इंपॉर्टेंट होती है, कैसे वो एक एजुकेशन के अंदर एक अपना रोल रोल अदा करती है। इसके बाद हम देखते हैं हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। इसमें हम हेल्थ के बारे में जानते हैं, और इसके हमारे सिलेबस के अंदर ये भी दिया हुआ है कि जो बच्चे होते हैं उनको छोटी एज में कौन कौन सी डिजीजेज हो जाती हैं, और उसके बाद उनका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, ये चीजें भी पढ़ते हैं। और फिजिकल एजुकेशन, जैसे स्कूल के अंदर एक गेम पीरियड होता है, उसमें आपको पीटी टीचर गेम्स के बारे में बताते हैं, गेम्स खिलाते हैं, तो उसका एजुकेशन के अंदर क्या रोल है। नेक्स्ट है हमारा योगा एजुकेशन। योगा एजुकेशन के अंदर हम, आपको नाम से एकदम क्लियर हो रहा होगा, योगा के बारे में पढ़ते हैं। और उसके बाद पीस एजुकेशन। पीस एजुकेशन के अंदर बेसिकली यही बताया जाता है कि हम सोसाइटी को
एक पीसफुल बनाने के अंदर कैसे काम कर सकते हैं, कैसे हम जो इनजस्टिस है उसको खत्म करें, हम कोई भी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सबको कोई भी जेंडर बायस ना हो, इन सब चीजों से कैसे दूर रख के एक सोशल कल्चर, पीसफुल सोशल कल्चर को डेवलप करें। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इसमें हम देखते हैं कि गाइडेंस, जो एक बच्चा होता है उसके लिए गाइडेंस कितनी जरूरी होती है। बच्चा कहीं पे लेक कर रहा है, उसको क्या दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए उसके अंदर उसकी गाइडलाइन, उसकी गाइडेंस और उसकी जो टीचर काउंसलिंग करता है वो क्यों जरूरी होती है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है एनवायरमेंटल एजुकेशन। इसमें हम एनवायरमेंट, हमारा जो इकोसिस्टम है इसके बारे में पढ़ते हैं। हमारा जो भी जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं। और एक बेसिकली ये सब्जेक्ट देने का मतलब क्या हुआ कि हम थोड़े जागरूक हों, इन चीजों को समझें, और जैसे पॉल्यूशन हो, ग्लोबल वार्मिंग हो, इनको मिनिमाइज करने में हम कैसे अपना रोल दे सकते हैं, इसके बारे में बेसिकली हम पढ़ते हैं। इसके बाद आपको जो भी आपके ये 7 पेपर होंगे, तो इनकी मैक्सिमम मार्क्स इनके कितने होंगे, 50 मार्क्स होंगे। इसमें बेसिकली आपका जो पेपर होगा वो थ्योरी जो पेपर होगा वो 40 मार्क्स का होगा। 10 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट होता है जो आपको कॉलेज से मिलते हैं, या फिर कॉलेज में जो भी आपका होता है उसमें। और इसके बाद हम देखते हैं, जैसे आपने बीएड फर्स्ट ईयर के एग्जाम दिए होंगे, तो उसमें जो थ्योरी मार्क्स होते हैं वो 80 मार्क्स के होते हैं। 80 मार्क्स का होता है जो थ्योरी पेपर होता है, वो 80 मार्क्स का होता है, इधर 40 मार्क्स का। पर टाइम इक्वली मिलता है, उधर भी 3 आवर, इधर भी 3 आवर। और आपके जो प्रैक्टिकल्स जो भी हो चुके हैं सीडीएलयू के, उसमें आपके जैसे पहले 2 सब्जेक्ट्स होते हैं टीचिंग के, जो आपके टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं वो आपके 100 मार्क्स के होते हैं। स्कूल बेस्ड एक्टिविटी की आप फाइल तैयार करते हैं, स्कूल रिपोर्ट जिसमें आपने टीचिंग प्रैक्टिस की है, वो 15 मार्क्स का। और इसके अलावा ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन और अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, ये 2 होते हैं, ये भी 50-50 मार्क्स के होते हैं। तो ओवरऑल हम देखें तो पेपर्स और प्रैक्टिकल्स दोनों 350 मार्क्स के हैं। और आपका जो फाइनल मार्क्स हैं वो कितने हैं, 700 मार्क्स। बीएड फर्स्ट ईयर में भी आपके 700 मार्क्स थे, यहां पे भी आपके 700 मार्क्स हैं। बट फर्क कितना आ जाता है कि बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर आपके जो थ्योरी वाला पार्ट था, जो आप एग्जाम्स जो आपने दिए थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि वो लगभग आपके 500 नंबर के थे, प्रैक्टिकल 200 ही नंबर के थे। इधर क्या है, इधर आपके पेपर और प्रैक्टिकल दोनों इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं। ये भी 350 मार्क्स का, ये भी 350 मार्क्स का। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि अभी आपके प्रैक्टिकल्स हो चुके हैं, आपके एग्जाम्स अभी 12 मई से स्टार्ट हैं, और इसमें आपको एग्जाम्स के अंदर आपका जो पेपर आएगा उसके बारे में मैं बताता हूं थोड़ा। आपका जो पेपर होगा, आपके पेपर में 9 क्वेश्चन होंगे, 9 क्वेश्चन होंगे। आपको पता है कि प्रत्येक जो आपका सब्जेक्ट है उसमें आपकी 4 यूनिट्स हैं। सिलेबस आपके जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें आपकी 4 यूनिट्स हैं, और प्रत्येक यूनिट्स में अलग अलग टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो आपका जो पेपर आएगा उसमें 9 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है वो आपका कंपलसरी होगा, और उसके बाद पहले क्वेश्चन के अंदर आपको 4 सब क्वेश्चन मिलेंगे, और वो 2-2 मार्क्स के होंगे। और आपको इन 9 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और 500 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हो गए, 8-8 मार्क्स के। अब एक चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, जैसे पहला क्वेश्चन है वो कंपलसरी है, वो तो आपको 4 यूनिट्स में से एक एक करके देगा। इसके बाद आपको ऐसे देखना है, जैसे 2 और 3 क्वेश्चन है, नंबर 2 और 3, ये आपके यूनिट 1 से बनेंगे। यूनिट 1 से आपको 2 और 3 क्वेश्चन, 2 नंबर और 3 नंबर क्वेश्चन मिलेगा, उसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है। फिर 4 और 5 आपके यूनिट 2 से होंगे, इसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है। फिर 6 और 7 यूनिट 3 से होंगे, इसमें से भी आपको एक अटेम्प्ट करना है। और 8 और 9 भी यूनिट 4 से होंगे, इसमें से भी आपको क्या करना है, एक अटेम्प्ट करना है। तो इस हिसाब से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और आपका टोटल मार्क्स कितने हो गए थ्योरी पेपर के, 40 मार्क्स। अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम्स के लिए आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होंगे, आपको किन चीजों पे ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चों के ऐसे होता है कि हमने एग्जाम बहुत अच्छा लिखा, हमने इतना अच्छा पढ़ा भी, फिर भी मार्क्स नहीं आए। तो सॉरी, तो जो पहली चीज होती है, आप एग्जाम्स लिखते हैं उसमें ये होनी चाहिए कि आपकी लेजिबल राइटिंग होनी चाहिए।
जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है उसको एटलीस्ट आपकी राइटिंग समझ में आनी चाहिए कि आपने क्या लिखा है। और जैसे आपने देखा होगा कि हम बहुत सारा सही लिख देते हैं, हम कंटेंट पर इतना गंदा लिखते हैं कि हमें बहुत कम मार्क्स मिलते हैं। तो एक चीज आपको पता होगी कि एग्जामिनर पूरी कॉपी कभी नहीं पढ़ता है, वो सिर्फ हाईलाइटिंग पॉइंट्स जो भी हैं आपकी कॉपी में वो देखता है। तो दूसरी सबसे मेन चीज होती है कि आप पॉइंट्स बनाएं। आप एक पैराग्राफ में चीजों को न लिखते हुए उनके पॉइंट्स बनाएं, और जितने ज्यादा पॉइंट्स आप बनाएंगे उतने अच्छे मार्क्स आप स्कोर करेंगे। तीसरी चीज होती है डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स। आपको मतलब कोई भी आप क्वेश्चन लिख रहे हैं उसमें आपको डायग्राम्स और फ्लो चार्ट बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, क्योंकि यदि वो आप बनाएंगे तो आप क्वेश्चन में कुछ भी लिखें, बस वो सही से बना दिया तो एग्जामिनर उसी को देखेगा और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद चौथा होता है मिनिमाइज द कटिंग। आप कितनी कटिंग करते हैं अपने आंसर के अंदर वो मैटर करता है। आप यदि ज्यादा कटिंग कर रहे हैं, जैसे आपने ये आपका आप आंसर लिख रहे हैं पूरे पेज के ऊपर, ये आंसर लिख रहे हैं आप पूरे पेज के ऊपर, आपने एक कट यहां लगा दिया ऐसे ऐसे करके, एक कट यहां लगा दिया ऐसे ऐसे करके, एक कट यहां लगा दिया, तो इसका क्या है, बैड इंप्रेशन पड़ता है। और आपको जहां आपने लिखा सारा सही है, जहां आपको 5 मार्क्स मिलने चाहिए थे वहां पे आपको 3 मिलते हैं। किसके कारण? आपने ये कटिंग कर दी। आप कटिंग भी चलो आपका गलत हो गया तो उसको बस ऐसे कर दीजिए सीधा, ज्यादा कट मत कीजिए, ज्यादा कट करेंगे तो वो बैड इंप्रेशन देगा। उसके बाद होता है अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड ट्राई टू राइट बाय योरसेल्फ। सबसे मेन चीज यही होती है। आप सबसे पहले सोचते हैं कि हम रट्टा मार लेते हैं अच्छे से, वही आएंगे हम उसको ऐसे लिख लेंगे। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि रट्टा मारी हुई चीज आप 1 दिन 2 दिन याद कर सकते हैं, पर वो पूरी भी याद नहीं आती। एग्जाम टाइम में थोड़ा नर्वसनेस होता है तो आपको वो चीजें याद नहीं आती है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि आप सबसे पहले जो भी आपके टॉपिक सिलेबस में है उनको अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन सा टॉपिक है, उसमें क्या चीज है। जैसे आप करिकुलम के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपने देखा कि करिकुलम क्या होता है, इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, हमारे क्या क्या इसमें कौन कौन से कमीशन बनाए गए, इन चीजों के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको एक दिमाग में एक आइडिया रहेगा कि मैं हाँ इस हिसाब से मैं अपना आंसर लिख सकता हूँ। एक चीज बच्चों की काफी ज्यादा दिक्कत रहती है कि उनको ये नहीं पता होता है कितना लिखें, क्योंकि बहुत होते हैं जो कॉपी भरने में बिलीव रखते हैं। तो मेरा आपसे यही सजेशन है कि आप अच्छा कंटेंट लिखें, जितना रिक्वायर्ड है उतना लिखें। ज्यादा कॉपी भरने से कोई मार्क्स नहीं मिलते हैं, आप जितना रिक्वायर्ड है उतना कंटेंट लिखें। अब देखिए पहला जो आपका क्वेश्चन है, जैसे आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, इसमें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो आपको ईच क्वेश्चन के 4 से 5 पेज भरने हैं, ईच क्वेश्चन के 4 से 5 पेज लिखने हैं। और दूसरी चीज, जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें आपके चार छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। इनमें आपको क्या करना है, इनमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन का एक पेज भरना है। जैसे आपका ये एक पेज हो गया, इसमें आपने पहला क्वेश्चन कर दिया, फिर दूसरा पेज हो गया, इसके पहले का दूसरा पार्ट, तीसरा हो गया तीसरा पार्ट, और चौथा पार्ट। इस हिसाब से आपको करना है। इस हिसाब से आप करेंगे, अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखेंगे, फ्लो चार्ट्स बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो फिलहाल यही चीजें हैं जिन पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी बाकी हम जो भी हमारे पेपर्स हैं उनकी डिटेल्ड वीडियो, क्विक रिवीजन वाली वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे, और उसके अंदर आपको प्रत्येक जो सब्जेक्ट्स हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ आपको प्रत्येक टॉपिक है उसका एक रफ आइडिया कि उसके अंदर क्या क्या चीजें जिससे आप अपना आंसर लिख सकें, ये सब चीजें आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद आप सभी का।